अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। आई एम उमर ज़हीर। सो आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10.1 से रिलेटेड, जो हमारे पास है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हम सिंपली वर्ड्स में इसको कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम, मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम मास और स्प्रिंग की मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे मूव करते हैं। सो आज का जो हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो हमारे पास इस मोशन को अंडरस्टैंड करने का कि मूव कैसे करते हैं दोनों चीजें। उसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे कि ये कौन सी ऐसी फोर्स है जो मैस और स्प्रिंग की सिस्टम को आपस में मूव करवाती है। मतलब कि आपने एक स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच कर दिया, अब वो जैसे आपने मैस को थोड़ी सी फोर्स लगा के उसको थोड़ी सी डिस्टेंस डिस्प्ले किया, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया, अब वो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको अगेन एंड अगेन मूव करवाती है। हम उस फोर्स के बारे में को डिस्कस करेंगे। थर्डली हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे ये बॉडी मूव करेगा तो जाहिर बात है उसकी एनर्जीज भी चेंज हो जाएंगी। अब वो एनर्जीज कैसे चेंज होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी, इनका कैसे रिलेशन होगा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जैसे ये स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच है, जैसे ही वो अपना एक लूप कंप्लीट करेगा, मतलब एक सर्कल या एक ट्रिप मुकम्मल करेगा, उस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा हम उस फार्मूला को भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस, अगर आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या तो कंप्रेस करो। अब देखो स्प्रिंग के साथ अगर कोई चीज आपने अटैच की है तो आपने अगर उसको मूव करवाना है तो हमारे पास दो ही तो वे होते हैं, या तो हम उस स्प्रिंग को पकड़ के एक साइड से कॉर्नर से अटैच से पकड़ के हम उसको फोर्स लगा के क्या करते हैं स्ट्रेच कर देते हैं, और देन स्ट्रेच करके हम इसको क्या करते हैं रिलीज करते हैं, तो वो क्या करेगा मोशन को कंटिन्यू जारी रखेगा अपनी। या तो दूसरा हमारे पास क्या वे है, हम उस स्प्रिंग को पकड़ के कंप्रेस करते हैं। अब कंप्रेस करने से क्या होगा, जैसे हम फोर्स को रिलीज करेंगे वो क्या करेगा आउटसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। टू ही हमारे पास वेज होते हैं। क्या कहते हैं, अगर आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या तो कंप्रेस करो, कैसे थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़े से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए x फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या होती है, वो पोजीशन जहां वो बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो सिंपली हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डायग्राम ए है, ये बी, वो ये हमारे पास क्या है सी। अब सिंपली देखिए हमारे पास ये हमारे पास एक सिस्टम है। अब इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे हम देखते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ क्या है एक मैस अटैच्ड है। अब देखो अब ये क्या किया, अब ये हमारे पास जो मैस है वो हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे है। अब रेस्ट का मतलब क्या है, 9th क्लास में हमने सीखा था, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होता है इसका मतलब क्या होता है, उस पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होती हैं, जीरो होती हैं। अब इसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होगी, हमारे पास जीरो हो जाएंगी। जिसका मतलब क्या, ये बॉडी क्या है रेस्ट पे है। अब ये रेस्ट पोजीशन पे ये क्या है, देखो x इज इक्वल टू जीरो, इस पोजीशन पे इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब कि ये इसकी क्या कहलाएगी मीन पोजीशन कहलाएगी। अब देखो अब थ्रू द मीन पोजीशन, अगर इस मीन पोजीशन से हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके उसको थोड़ा सा बैक की तरफ मूव करवाएंगे, क्या कहते हैं इफ इट एक्सर्ट अ फोर्स F, जैसे हम उसको डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा करवाएंगे क्या करेगा, इट एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन अ मैस। जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, उस मैस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स को अप्लाई करेगा। अब वो फोर्स क्या होती है उसको हम देखते हैं। कहते हैं देखो सिंपली हम पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सिंपली देखिए हमारे पास फर्स्ट डायग्राम में क्या था कि हमारे पास एक मैस है। अब जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले रेस्ट पे है, जैसे हमने क्या किया इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, ये ब्लैक एरो जो शो कर रहा है उसका मतलब क्या है, मैंने उसको स्प्रिंग को मैस को से हैंग किया, उसको पकड़ के फोर्स लगा के इस पॉइंट तक लेके आया। जैसे मैंने इस पॉइंट पे लेके आया तो ये क्या क्या इस पॉइंट पे भी ये क्या है रेस्ट पे है, क्योंकि जैसे मैंने इसको इस पॉइंट से रिलीज किया तो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव कर देगा। फोर्स मैंने किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई, लेकिन ये बॉडी मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। क्यों इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि जो ये देखो हमारे पास वो क्या कह रहा है, जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे इट एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन अ मैस। वो क्या करेगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस मैस के ऊपर फोर्स लगाएगा इनसाइड की तरफ, ठीक हो गया, जिसकी वजह से वो क्या करेगा मैस इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अब देखो जैसे मैस मूव करता करता इस पॉइंट पे आएगा, मतलब कि अपनी मीन पोजीशन वाले पॉइंट पे आएगा, क्या ये स्टॉप हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि देखें जैसे अपनी मेन पोजीशन पे आएगा वो क्या करेगा, इससे थोड़ा सा जितना इस साइड पे मूव किया था उतना ही क्या करेगा उस साइड पे भी मूव करेगा। कितना, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास x,
जितना x हमने इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाया उतना ही x वो क्या करेगा अपनी मीन पोजीशन से दूसरी तरफ मूव करेगा। अब ये ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो इसको ये मूव करवाती है, हम उसको नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, अगर ये इस तरह का कुछ सिस्टम हमारे पास हो जाए तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, दिस फोर्स, ये जो फोर्स स्प्रिंग लगाता है उस बॉडी के ऊपर वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द लेंथ x, वो क्या करता है उसके डिस्प्लेसमेंट, उसके क्या करता है स्प्रिंग के डिस्प्ले में x डिस्प्लेसमेंट का चेंज प्रोड्यूस कर देता है। अब डिस्प्लेस, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाई थी F, उसने क्या किया था अपनी उसकी मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस अवे, डिस्प्लेसमेंट उसने अवे कर दिया था उसको x डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, क्या कह रहा है, जितनी आप उस पे फोर्स लगाओगे उतना वो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, ज्यादा मूव कर देगा। अब अगेन रिपीट करते हैं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग। अब जितनी आप क्या करोगे उस पे फोर्स लगाओगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग पे मैं स्मॉल फोर्स लगा रहा हूं, अब जितनी स्मॉल फोर्स लगाऊंगा वो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, उतनी स्मॉल इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा वो क्या करेगी, उसकी लेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। एक सिंपल लॉ है। इसका मतलब क्या है कि जितनी आप फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई थी, अगर मैं 7 कर देता, 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूं और ये डिस्टेंस कवर करता है 2 मीटर, लेट्स सपोज अगर मैं इस पे 7 मीटर लगाता हूं, 7 न्यूटन लगाता हूं, सेंटीमीटर कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब कि जितनी फोर्स ज्यादा लगाऊंगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, ज्यादा होता जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास ये एक आ गया रिलेशन कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होती है, डिस्प्लेसमेंट x के। अब ये नेगेटिव साइन साथ आ गया। अब ये नेगेटिव साइन क्या होता है, ये वो वाली फोर्स होती है जो स्प्रिंग खुद अपनी तरफ से लगाता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉडी पे मैस m पे क्या किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी, इस डायरेक्शन में, जबकि जो स्प्रिंग लगा रहा है फोर्स, क्योंकि हम इधर किस फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो स्प्रिंग लगा रहा है। अब देखो इस जो स्प्रिंग लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे है, क्या ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर जब भी कभी कोई फोर्स जो आप जिस फोर्स को आप डिस्कस करते हो अगर उसकी डायरेक्शन जो दूसरी फोर्स से ऑपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन फोर्स के साथ लगा देते हैं। इसी वजह से हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन आया। ठीक हो गया। अब देखो अब ये हमारे पास क्या था, डायरेक्टली का साइन था। जब भी हम क्या करते हैं डायरेक्टली के साइन को, फिजिक्स के अंदर भी हम करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी हम करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं, जब भी हम डायरेक्टली का साइन को खत्म करते हैं हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है। अब वो कांस्टेंट क्या होता है, वो हम खुद सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये a है, b है, k है, f है, वो हमारा हम खुद से करते हैं। जो इधर आपकी बुक में किया हुआ हमारे पास क्या है, k। इस देखो इस डायरेक्टली के साइन को खत्म किया, क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया। अब साथ हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 लेके इन्फिनिटी, हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक हो गया। अब ये k है क्या कहते हैं, दिस k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। हम इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब कि ये हमें बताता है कि स्प्रिंग किस क्वालिटी का होता है। आगे वो क्या कह रहा है, ये स्प्रिंग, इसको हम फर्दर क्या कहते हैं, स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। हमारे पास ये क्या होती है कि वो ये बताता है कि स्प्रिंग जो हम यूज कर रहे हैं सिस्टम के अंदर वो कितना हार्ड है। ठीक हो गया, ये कितना सॉफ्ट है, वो हमें उसके बारे में बताता है। अब अगर हार्ड होगा तो सॉफ्ट होगा तो सिस्टम में क्या इफेक्ट आएंगे वो देखते हैं। कहते हैं स्टिफ स्प्रिंग हैविंग अ लार्जर वैल्यू ऑफ के। जितना स्प्रिंग हार्ड होगा, सिंपली ये रूल है, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास एक हार्ड स्प्रिंग है, अब मैं क्या करता हूं उस स्प्रिंग को मूव करता हूं, अब उसका मतलब है उसको मूव करवाने के लिए, उसकी डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा करवाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। सॉरी, इधर से एक कोरिलेशन निकालते हैं, इधर से हम k की वैल्यू को निकालते हैं। अगर आप इधर k की वैल्यू को निकालना हो तो x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए k ऐसे रह जाएगा, ये f इस तरह इस साइड पे f ऐसे आ गया, ये क्या x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये माइनस साइन इस साइड पे है, मैं इसको f के साथ लगा देता हूं, ऐसे मेरे पास आ जाएगा, सॉरी ये ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। मेरे पास इसमें k की वैल्यू क्या आ गई, -f डिवाइडेड बाय x। अब देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट उस, मेरे पास फॉर एग्जांपल हार्ड स्प्रिंग है, अब उसको हार्ड स्प्रिंग को मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। अब ये देखो इस इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊं और मेरे पास जो क्या डिस्प्लेसमेंट है वो कम, फॉर एग्जांपल फोर्स मेरे पास है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इसने किया 0.5 सेंटीमीटर,
ये 0.5 मीटर सेंटीमीटर कर लें। अब देखो जितनी स्मॉल वैल्यू होगी डिवीजन में उतनी क्या हो जाएगी, लार्ज वैल्यू आएगी। इसका मतलब है उतनी के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए वो कह रहा है जितना आपके पास स्टिफ स्प्रिंग होगा उसकी के की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह सॉफ्ट स्प्रिंग हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ के, जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट स्प्रिंग, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो हम पेन यूज करते हैं, बॉल पेन यूज करते हैं, उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो कितना सॉफ्ट होता है। हम उस पर हल्के से फोर्स लगाते हैं लेकिन उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जबकि हम एक हार्ड स्प्रिंग लें उतनी फोर्स उस पर लगाएं, मे बी माइनर सा चेंज आएगा उसके अंदर। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसकी के की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी, और जितना हार्ड स्प्रिंग होगा उसकी के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आगे चलते हैं। अब इसको ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मैं इसको नीचे लिख देता हूं दोबारा, k इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ये जो ऊपर वाली इसको दोबारा नीचे लिख दिया। अब देखिए, अब जब भी हम क्या करते हैं, हमने 9th क्लास में सीखा था, जब भी हमारे पास लीनियर मोशन होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, देखो ये स्प्रिंग और ये मैस स्प्रिंग क्या किस तरह मूव कर रहे हैं, लीनियरली मूव कर रहे हैं। जब भी कोई बॉडी लीनियरली मूव करता है, इसका मतलब क्या, हम उस पर क्या लगाते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू m में। क्योंकि इधर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या यूज हो रहा है, फोर्स यूज हो रही है, तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू m में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एज F इज इक्वल टू m में हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब इधर क्या है, F की जगह क्या आ जाएगा, ma। ठीक हो गया। अब क्या है, माइनस m में डिवाइडेड बाय x। अब देखिए x क्या हो रहा है, डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, kx इज इक्वल टू माइनस ma। उसी तरह क्या आ जाएगा, a ऐसे आ गया। अब देखिए m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a इस साइड पर आ जाएगा, a इस साइड पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, kx ओवर m, और साथ माइनस भी क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, k ओवर m, k और m को एक साइड पे कर देता हूं और x को क्या कर देता हूं, एक साइड पे कर देता हूं। अब देखो k क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, अभी हमने देखा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो हमने क्या किया था, खुद से लगाया था। अब देखो इससे पूरे के पूरे सिस्टम में कितनी फिगर्स थी हमारे पास, 3 थी, 1 2 और 3। तीनों में जो भी हमने स्प्रिंग यूज किया है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, सेम था। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, थ्रू इस टॉपिक के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। अब नीचे आ जाते हैं मैथ्स। अब मैथ्स क्या है हमारे पास, देखिए जो मैथ्स हमने इधर अटैच किया था वही मैथ्स हमारे पास ये है, वही मैथ्स हमारे पास ये है। मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास मैथ्स भी क्या है, चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, मैथ्स भी क्या है, जो कोई भी जब भी किसी रिएक्शन के अंदर, किसी मोशन के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है कि मैथ्स में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका मतलब है k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। तो जैसे हमने कभी सीखा, जब भी डायरेक्टली का साइन को रिमूव करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है। इसी तरह जैसे हम इक्वल का साइन को रिमूव करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। इस तरह ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, -5। जैसे ही कांस्टेंट खत्म हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, क्योंकि k ओवर m हमारे पास क्या था, कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इक्वल की वजह से, इस तरह। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो आई थी हमारे पास, वो क्या आई थी हमारे पास, कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -kx। अब kx क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट था, जो जितना वो बॉडी मीन पोजीशन से अवे गया था या तो उसके करीब आया था, उसको वो हमारे पास क्या था, x डिस्प्लेसमेंट था। अब देखें हमारे पास, अब मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो मूव कैसे करता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, कि वो किस फोर्स की वजह से मूव करता है। अब हमारे पास वो कौन सी फोर्स होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम हमारे पास क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। अब ये फोर्स होती क्या है उसको देखते हैं। कहते हैं और रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल, मतलब कि या तो हमेशा वो क्या करती है, या तो पुश करती है किसी बॉडी को, या तो पुल करती है। किधर, The object performing oscillatory motion। अब मुझे ये बताएं कि oscillatory motion क्या होता है। हमने 9th क्लास में सीखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जो हमारे पास डिफरेंट मोशन की डेफिनेशंस थी, उसमें हमने सीखा था कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। क्या होता था,
a body move to and fro motion of a body is called vibratory motion। अब वाइब्रेटरी मोशन का ही दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कि जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है, फॉर एग्जांपल ये इसकी मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। उसी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। अब देखते हैं, कहते हैं हमेशा पुश, जब भी रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? या तो पुश करती है या तो पुल करती है। कब? जब भी कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, किधर? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे वो अपने मीन पोजीशन के टुवर्ड्स क्या करे? ऑसिलेटरी मोशन करे, तो वो क्या करेगा? हमेशा उसके ऊपर क्या करेगा? कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखते हैं, अब देखो, जैसे कि हमने सीखा था कि हमारे पास जो बॉडी का स्प्रिंग था, फॉर एग्जांपल इस स्प्रिंग को लेते हैं, हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई थी? इस डायरेक्शन में लगाई थी ना। तो वो क्या करेगा? जैसे हमने फोर्स को रिलीज किया था, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया था? फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है, ये बॉडी था, हमने फोर्स लगा के क्या किया? इस बॉडी को इस पॉइंट तक ले गए। जैसे हमने रिलीज किया, वो स्प्रिंग क्या करेगा? इसको इस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाएगा। क्योंकि देखो हर चीज, जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था कि हर चीज अपनी रेस्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, तो ये स्प्रिंग भी क्या करेगा? अपनी रेस्ट पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्या करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जैसे फोर्स लगाएगा, बॉडी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। क्या मीन पोजीशन पे आते सारी रुक जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा? उसी मोशन को कंटिन्यू करेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक वो अपनी पोजीशन को, मोशन को क्या करेगा? कंटिन्यू रखेगा। फिर इस पोजीशन पे आएगा। अब जब इस पोजीशन पे आएगा, इस पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। अब इसको मीन पोजीशन पे लाने के लिए स्प्रिंग क्या करेगा? किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया? हमेशा क्या करेगा? जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? हमेशा किसी बॉडी को अपने मीन पोजीशन को सिंपली आप कह सकते हो अपने सेंटर की तरफ लाने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है। देखो फर्स्ट पॉइंट पे क्या किया था? फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, क्या हो गया? इसने क्या किया? सेंटर की तरफ लाने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स लगाई। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे क्या था? बॉडी की मोशन इस साइड पे थी, उसने क्या किया? दोबारा उसको सेंटर में लाने के लिए क्या किया? उसने क्या किया? सेंटर की तरफ फोर्स लगाई। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? जो स्प्रिंग अपनी तरफ किसी चीज को खींचने के लिए लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। सिमिलर इसकी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी हम जमीन की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या करता है? जमीन क्या करती है? हमें नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, अपने सेंटर की तरफ, तो वो हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह हर बॉडी की अपनी अपनी फोर्स होती है। जो स्प्रिंग की फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब देखते हैं, अब इस डायग्राम की तरफ आते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि हम क्या एक्सप्लेन, क्या किस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चल रहा हूं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉडी है, मैस m है। ठीक हो गया? फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या सीखा था कि वो क्या है? रेस्ट के ऊपर है। ठीक हो गया? अब रेस्ट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होती हैं उसके ऊपर? जीरो होती हैं। ठीक हो गया? जब मैस रेस्ट पे होते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होती हैं? जीरो होती हैं। अब जैसे ही मैंने क्या किया? इस बॉडी पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया? जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, मैंने क्या किया? इसको इस पॉइंट पे रख लिया। इस पॉइंट पे मैंने क्या किया? इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं पकड़ के इस मैस को मूव करके इस पॉइंट की तरफ लेके आता हूं। इस पॉइंट पे मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? जैसे भी इसको रिलीज करूंगा, इसकी एनर्जी क्या, इसमें क्या हो जाएगा? ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगा। मूव करने का क्या मतलब है? कि इसकी क्या होगी? एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक हो गया? जैसे मैंने इसको होल्ड किया था, उस पॉइंट पे इसके पास क्या थी? फॉर एग्जांपल होल्ड करके मैंने रिलीज किया, जैसे ही मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मूव करता करता अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन के ऊपर क्या होगा? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और आपने क्या सीखा था? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कि जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या है? जैसे एट पॉइंट m, मीन पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका मतलब क्या है कि मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब इसका मतलब आपने रिलेशन सीखा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। अब इस पॉइंट या मिनिमम होगी या तो जीरो होगी, तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। अब जैसे ही बॉडी क्या करेगा? इस मीन पॉइंट से मूव करता करता इस पॉइंट पे आएगा। अब इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ पुल फेंका है। अब जैसे रिटर्न होके क्या हो गया? ऐसे वापस आ गया। हमने ये 9th क्लास में एग्जांपल सीखी थी प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक हो गया? अब देखिए, अब मैंने जैसे इसको रिलीज किया था, इसके पास क्या थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी।
ठीक हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, इसके पास मिनिमम या जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने उसको रिलीज किया, आपने क्या सीखा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब क्या है, h का मतलब है जितना बॉडी हाइट की तरफ मूव करेगा उतनी उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस तरह बॉडी मूव जो ऊपर मूव कर रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही थी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर, क्या हुआ उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरह जैसे ये बॉडी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। अब जैसे ये बॉडी इस अपनी मेन पोजीशन से दूर जाता जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। स्पीड स्लो होने का मतलब क्या है, वी कम होती जा रही है। जैसे वी कम होती जा रही है मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक पॉइंट, इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आएगा और इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो क्या करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जब स्पीड जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या सीखा, रिलेशन सीख लिया कि इसके दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स इस साइड पे, डिस्प्लेसमेंट एक्स इस साइड पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एस सेंटर के ऊपर, क्योंकि सेंटर पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब सेकंड पॉइंट जो मैंने स्टार्ट में बताया था, हम क्या सीखेंगे कि पहले हम सीखा हमने कि मास स्प्रिंग सिस्टम होता क्या, कैसे मूव करता है। सेकंड पॉइंट हमने सीखा था कि वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको मूव करवाने में, स्प्रिंग सिस्टम को मूव करवाती है, वो हमने सीखा रेस्टोरिंग फोर्स होती है। अब थर्ड पॉइंट क्या सीखा था कि एनर्जीज कैसे चेंज होती है हर कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, क्या हमने वो भी देख लिया कैसे चेंज होती है। ठीक हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या था कि जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने इस मास स्प्रिंग सिस्टम था, अब पहले मैंने इस पॉइंट से इसको रिलीज किया, ठीक हो गया, जैसे रिलीज किया ये मूव करता करता इस पॉइंट के ऊपर आ गया, जैसे इस पॉइंट पे आएगा फिर वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब क्या है, ये वापस इस डायरेक्शन में इस तरह मूव करेगा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो गया या एक ट्रिप कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, या एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया। जैसे एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है, हम क्या करते हैं, अब उस राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया है, अब वो टाइम हमारे पास क्या है, t is equal to 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k। ये हमारे पास, इसकी डेरिवेशन आपको गिवन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको जरूर करवाता। आपके बुक में इसकी डेरिवेशन, आपको इस लेवल पे इसकी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, जनरली आपने क्या करना है, इस फार्मूले पे याद रखना है। अभी ये फार्मूला हमें क्या बताता है, t is equal to 2 pi m ओवर k। अब देखो, अब किस पे मास स्प्रिंग सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ सिस्टम, जो मैस आपने हैंग किया हुआ है उस पे डिपेंड कर रहा है कि वो मैस कितना है, और के मतलब कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि वो स्प्रिंग कितना हार्ड है, उस पे उसका टाइम पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैस है 1 kg, वो मेरे पास क्या है, के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1। ठीक हो गया, इसको मैं 1 ले लेता हूं। अब देखो पुट करते हैं वैल्यू, ऊपर क्या आ जाएगा, m की जगह 1, के की जगह क्या आ जाएगा 1। 2 पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 3.1416, या आप 22/7 ले सकते हो। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, तो मेरे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई। ये मेरे पास क्या आ गया, जनरल टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो आप काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं।